रेणुका की मां अंजना बाई से शुरू हुआ। अंजना ने एक कुख्यात चोर के रूप में अपना करियर बनाया था, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जेबतराशी और गहने छीनने का काम किया था। कम उम्र से ही उन्होंने अपने बच्चों को पूरे महाराष्ट्र, पश्चिमी भारत के छोटे शहरों में भीड़भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक त्योहारों के दौरान जेब काटने का तरीका सिखाकर उन्हें अपराध के जीवन में शामिल कर लिया। और बहनों ने उतनी ही तेजी से अपराध की जिंदगी अपना ली, जितनी तेजी से मछली पानी में उतरती है। अपहरण और हत्या के अपने अगले कदम के साथ उन्होंने हृदयहीन शब्द को एक बिल्कुल नई परिभाषा दी। संतोष उनका पहला शिकार था। वह महज 18 महीने का था जब बहनों ने उसका अपहरण कर लिया। बाद में उन्होंने उसके सिर को एक बिजली के खंभे से टकरा दिया और उसके शरीर को एक ऑटो रिक्शा के नीचे फेंक दिया क्योंकि वह रोना बंद नहीं कर रहा था। और उसके बाद अगले 6 वर्षों के दौरान उन्होंने दर्जनों बच्चों को पकड़कर और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद उन्हें त्याग कर अपना भयावह करियर जारी रखा। अधिकांश बच्चों को पीट पीट कर मार डाला गया, उनके छोटे छोटे सिर कुचल दिए गए, सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया या झीलों में डुबो दिया गया। उनकी मां अंजना का आपराधिक करियर तब शुरू हुआ जब उनके पहले पति, एक ट्रक ड्राइवर, ने रेणुका के जन्म के बाद परिवार छोड़ दिया। जल्द ही अंजना एक कठोर अपराधी बन गई और उसके नाम कई भारतीय राज्यों में चोरी के 125 से अधिक मामले दर्ज हो गए। उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन उनके दूसरे पति, मोहन गावित नाम के एक सेवानिवृत्त सैनिक ने भी उनके गलत तरीकों का हवाला देते हुए उन्हें छोड़ दिया। अंजना ने अपने दूसरे पति को इस विश्वासघात के लिए कभी माफ नहीं किया, जैसा कि उसने कहा था, और वह लगातार मोहन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचती रही, जिसने नई जिंदगी शुरू करने के लिए दोबारा शादी की थी। इस समय तक बहनें 15 और 17 वर्ष की हो चुकी थीं और अंजना ने उन्हें भारत के भीड़ भरे बाजारों और मंदिरों में डकैती और जेब काटने का पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया था। इस समय रेणुका ने किरण शिंदे से शादी कर ली, जो जल्द ही अपराध में उसकी सहयोगी बन गई। एक बार जब रेणुका अपने छोटे बेटे आशीष के साथ एक मंदिर परिसर में किसी की जेब काटने लेकिन रेणुका भावनात्मक रूप से विनती करके बच निकलने में सफल रही, एक बच्चे वाली महिला कैसे अपराध कर सकती है। भीड़ ने उसे छोड़ दिया, जिससे अंजना को एक भयानक कार्य योजना बनाने की प्रेरणा मिली, डकैती करने के लिए एक बच्चे का अपहरण करना। इस तरह कोई संदेह नहीं उठाया जाएगा क्योंकि लोगों को एक बच्चे के साथ एक महिला पर शायद ही संदेह होगा। अगले 6 वर्षों में मां बेटी की तिकड़ी ने 40 बच्चों का अपहरण कर लिया, जिसमें किरण भी भगदड़ विशेषज्ञ थी। कुछ शिशुओं को छोड़ दिया गया, कुछ को ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर घायल कर दिया गया और अन्य की तब हत्या कर दी गई जब उनकी आवश्यकता नहीं रह गई थी। अंजना का अपने पूर्व पति मोहन से बदला लेना उन तीनों के लिए विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि उसने बहनों को उसकी नवजात बेटी का अपहरण करने का आदेश दिया। लेकिन मोहन की पत्नी प्रतिमा समय पर पुलिस को बुलाने में सफल रही और अंजना, उसकी 2 बेटियों और रेणुका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अन्वेषक को याद है कि उन तीनों पर काबू पाना कठिन था, जैसा कि उसने कहा था। मामले से जुड़े तथ्य भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दोनों बहनों ने अपनी मां अंजना बाई के साथ मिलकर कम से कम 13 बच्चों का अपहरण किया और उन्हें छोटे मोटे अपराधों और भीख मांगने में इस्तेमाल किया। अपहृत बच्चों में से कम 5 की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर सहयोग करने से इनकार कर दिया था या रोना बंद नहीं किया था। 2 किला बहनों के क्रूर और निर्दयी चेहरे आज भी उन लोगों को परेशान करते हैं जो इस मामले में शामिल थे। हत्यारी बहनों ने नासिक, सतारा, पुणे, कोल्हापुर और सांगली से बच्चों का अपहरण किया था, जिनमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे। अक्टूबर 1996 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मंडलेश्वर माधवराव काले को एक ऐसे मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें नासिक में 9 वर्षीय लड़की क्रांति गावित का अपहरण कर लिया गया था। काले, जिनके पास बल में 36 वर्षों का अनुभव था, ने जांच के दौरान हत्याओं की एक श्रृंखला को उजागर करने की उम्मीद नहीं की थी। अंजना के पूर्व पति की पत्नी ने उनकी सौतेली बेटी रेणुका शिंदे और बेटी सीमा गावित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
काले ने कहा, मोहन गावित की पत्नी प्रतिभा मोहन गावित ने अपने पति की पहली पत्नी अंजना बाई, उनकी सौतेली बेटी रेणुका शिंदे और बेटी सीमा गावित के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। प्रतिभा की बड़ी बेटी क्रांति लापता थी और उसे यकीन था कि ये 3 महिलाएं जिम्मेदार थीं। अंजना, जो कथित तौर पर रैकेट की मास्टरमाइंड थी, मोहन गावित से शादी करने से पहले एक बार शादी कर चुकी थी। वह एक छोटी मोटी चोर थी और उसका आपराधिक इतिहास था। पुलिस द्वारा बार बार पूछताछ करने के कारण गावित ने अंजना और दोनों लड़कियों को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा से शादी की। मोहन और प्रतिभा की क्रांति नाम की एक बेटी थी, जिसे कथित तौर पर अंजना ने अपहरण कर लिया था। जब पुलिस ने क्रांति गावित के लापता होने की जांच शुरू की, तो अंजना, रेणुका और सीमा भूमिगत हो गईं। कुछ दिनों के बाद वे फिर से सामने आए और मोहन की छोटी बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया। हालांकि नासिक पुलिस ने लड़की का अपहरण करने से पहले ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान काले ने कहा कि अंजना ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, वह बस वहीं बैठेंगी और देखेंगी। उस महिला ने एक बार भी दरार नहीं डाली। तीनों में सबसे कमजोर सौतेली बेटी सीमा थी, जिसने अंततः क्रांति गावित के अपहरण और हत्या की बात स्वीकार कर ली। हालांकि उसने दावा किया कि उसने अपनी मां के कहने पर अपराध किया था। एक विशेष जांच दल ने नासिक में उनके घर का दौरा किया, जहां उन्हें कई और अपहरणों के सबूत मिले। उन्हें बच्चों के फेंके हुए कपड़े मिले। साक्ष्य का एक और टुकड़ा जो उन्होंने बरामद किया, वह रेणुका के बच्चों की जन्मदिन पार्टी की तस्वीरें थीं, जिसमें गैर स्थानीय बच्चे मौजूद थे। पुलिस को ये तो पता चल गया कि महिलाएं किन छोटे मोटे अपराधों में शामिल थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बच्चे कौन थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 1990 में पहली शादी से रेणुका का बेटा सुधीर पुणे के चतुरश्रृंगी मंदिर में उनके साथ था, जहां वह भक्तों की जेबें काटने का प्रयास कर रही थी। जब वह किसी की जेब काटने की कोशिश कर रही थी तो उस शख्स ने उसे पकड़ लिया। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सुधीर का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि एक छोटे बच्चे वाली महिला कैसे अपराध कर सकती है। भीड़ ने उस पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। इस घटना ने तीनों को एक विचार दिया कि पकड़े जाने पर बचने के लिए हमेशा एक बच्चे को अपने साथ रखें। उज्ज्वल निकम ने एक बयान में बताया कि पुलिस ने केस फाइलों में जो विवरण उल्लिखित किया है, उसके अनुसार कोल्हापुर में चोरी के एक प्रयास के दौरान सीमा को भीड़ ने पकड़ लिया था। उस समय अंजना बाई ने ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर संतोष नाम के 1 साल के बच्चे को घायल कर दिया, जिसे तीनों ने अपहरण कर लिया था। निकम ने कहा, अंजना बाई ने ध्यान भटकाने के लिए बच्चे को जोर से नीचे फेंक दिया। बेरहम महिलाओं ने अपराध के दौरान अपने साथ आए बच्चों को घायल करने से पहले एक भी पलक नहीं झपकाई। मामले की फाइलों से ये भी पता चला कि अधिकांश अपहरण पुणे, कोल्हापुर और नासिक सहित शहरों में मेले के मैदानों और मंदिर परिसरों जैसे व्यस्त स्थानों पर हुए थे। जबकि कुछ मामलों में मामले दर्ज किए गए थे, कई अपहरणों की रिपोर्ट नहीं की गई क्योंकि बच्चे गरीब परिवारों से थे और पुलिस ने कथित तौर पर परिवारों की पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया। निकम ने कहा, अनुमान है कि अपहरणकर्ताओं की संख्या 40 से अधिक रही होगी, लेकिन हमारे पास उस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने आगे कहा, हो सकता है माता पिता ने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की हो और उन्हें मना कर दिया गया हो। शायद वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। अपहरण की रिपोर्ट बहुत देर तक आनी शुरू नहीं हुई। संतोष, अपहृत बच्चा जिसका ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उन बच्चों में से एक था जिन्हें तीनों ने मार डाला। वह एक भिखारिन का बेटा था। उक्त घटना के बाद संतोष का रोना बंद नहीं हुआ क्योंकि तीनों ने उसे कोई चिकित्सा सहायता प्रदान करने की कोशिश नहीं की। लगातार रोने से परेशान होकर अंजना ने बार बार लोहे की रॉड से अपना सिर तब तक कुचला जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। एक जांच अधिकारी के मुताबिक दोनों बहनों ने वड़ा पाव खाते समय अपनी मां के अपराध को देखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह उल्लेख किया गया था, उन्होंने संतोष के शव को कुछ पुराने रिक्शों के ढेर के पास छोड़ दिया और वापस धर्मशाला आ गए। अगले दिन संतोष का शव मिला और मामले की सूचना लक्ष्मीपुर थाने को दी गई।
अपहृत बच्चों में से एक 7 महीने का बच्चा स्वप्निल सीमा द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि वह लगातार रो रहा था और वह इससे निपट नहीं सकती थी। दूसरे 2 साल के लड़के को उल्टा लटका दिया गया और उसका सिर बार बार दीवार पर पटक दिया गया। एक अन्य बच्चे को रेणुका और सीमा ने बाथरूम में डुबा दिया। एक बहन ने उसे हिलने से रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लिए और दूसरी ने उसे डुबा दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि तीनों ने अधिकांश बच्चों को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने रोना बंद नहीं किया। उन पर 5 बच्चों, 3 लड़कों और 2 लड़कियों की हत्या का आरोप लगाया गया था। केस फाइलों के मुताबिक शवों के पोस्टमार्टम से पता चला कि बच्चों को नीचे फेंका गया और बार बार पीटा गया। अपराध का विवरण प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण गवाहों में से एक रेणुका के दूसरे पति किरण शिंदे थे। वह सरकारी गवाह बन गया और किए गए अपराधों का विवरण प्रदान किया। उन्होंने ये भी विवरण दिया कि शवों का निपटान कहाँ किया गया था। पुलिस को दिए गए सबसे भयावह विवरणों में से एक वह घटना थी जब एक मृत बच्चे को एक बोरे में भरकर बहनों के बीच रखा गया था जबकि वे फिल्म देखने का आनंद ले रही थीं। थिएटर छोड़ने से पहले उन्होंने शव को महिला शौचालय में छोड़ दिया। कोर्ट में केस से जुड़े सरोदे नाम के शख्स ने एक बयान में इस हत्या का वर्णन किया। उन्होंने कहा, उन्होंने एक बच्चे के शव को काटकर ठिकाने लगाने के लिए बोरे में भर दिया। गिरोह अपने साथ बैग ले गया और कोल्हापुर में अलका टॉकीज में एक फिल्म देखी और भेलपुरी खाई, जबकि बैग उनके पैरों के बीच रखा हुआ था। किरण शिंदे को सहयोग के लिए बरी कर दिया गया। 1997 में अंजना बाई की मृत्यु हो गई जबकि मामला अदालत में जारी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस घटना की तरफ इशारा किया था। शीर्ष अदालत ने कहा, हत्याओं ने एक बदसूरत दिमाग का प्रदर्शन किया जिसने बिना किसी दबाव के हत्याएं की। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 156 गवाहों से पूछताछ की। रेणुका के पति किरण शिंदे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, के सरकारी गवाह बनने के बाद इसका मामला मजबूत हो गया। उन्होंने इस बात का विवरण दिया कि अपराध कैसे किए गए और शवों का निपटान कैसे किया गया और अंजनाबाई, रेणुका और सीमा द्वारा निभाई गई भूमिकाएं। उनके सहयोग के लिए अदालत ने उन्हें माफ कर दिया। पुलिस ने तब राहत की सांस ली जब रेणुका के पति किरण शिंदे आखिरकार अपनी पत्नी और भाभी के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए सहमत हो गए और उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए। पुलिस द्वारा उनके कई ठिकानों पर एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर बहनों को 13 अपहरणों और 10 में से 6 हत्याओं का दोषी पाया गया। दिसंबर 1997 में उनकी मां अंजना की मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान हिरासत में मृत्यु हो गई। मुकदमा 1998 में शुरू हुआ और 3 साल तक चला, जहां किरण ने बच्चों पर अत्याचार का सबूत दिया। 2001 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में कोल्हापुर सत्र न्यायालय ने सीमा और रेणुका को मौत की सजा सुनाई। भारत का संविधान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत एक राज्य के राज्यपाल को एक समानांतर शक्ति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीमा और रेणुका ने क्रमशः 10 अक्टूबर 2008 और 17 अक्टूबर 2009 को दया याचिका दायर की। महाराष्ट्र के राज्यपाल को दी गई दया याचिकाएं मार्च 2012 और अगस्त 2013 में खारिज कर दी गईं। फिर आवेदन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा गया, जिन्होंने जुलाई 2014 में दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। उनकी याचिकाओं की अस्वीकृति ने बहनों को 19 अगस्त 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया। इस आधार पर उनकी मौत की सजा को कम करने की मांग की कि राज्य ने उनकी दया याचिका मांगने में अस्पष्ट देरी के कारण अत्यधिक समय लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिकाओं को खारिज करने में 5 साल से अधिक का समय लिया, जबकि ऐसी याचिका का निपटारा 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए था और इससे उन्हें लगातार मौत के डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा जवाब में दायर हलफनामे खुद पर दोष मढ़ने की कोशिश। केंद्र सरकार ने दावा किया कि उसने इस मामले पर गौर करने के लिए राज्य सरकार को तत्काल अनुस्मारक की एक श्रृंखला भेजी थी, जिसमें अप्रैल 2012 भी शामिल था जब उसने दया याचिकाओं पर राज्य से जानकारी मांगी थी।
महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि राज्य की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी। बीता हुआ समय प्रत्येक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने का परिणाम था और उनकी दया याचिकाओं की फाइल को नष्ट होने के बाद फिर से बनाना पड़ा। जून 2012 में इसके मुख्यालय मंत्रालय में आग लग गई। 18 जनवरी 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में राज्य की घोर और अस्पष्ट देरी के कारण उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये देखते हुए कि इस तरह की देरी का अमानवीय प्रभाव कैसे पड़ा दोषियों। फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों की उपेक्षा और उदासीनता के कारण ये बदलाव करना पड़ा। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि बहनों के अपराध जघन्य थे कि वे समाज के लिए खतरा थे और इस प्रकार वे बाकी दिनों तक पुणे की यरवदा जेल में बंद रहेंगी।